भारत का इतिहास 1858 से लेकर 1947। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947। तो दोस्तों, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं डी सोल या रेगुलर या एनसी वेब का एक सब्जेक्ट है हमारा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास 1858 टू 1947। ये पूरे सिलेबस को आज हम एक वीडियो में कन्वर्ट करने वाले हैं और इसे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के द्वारा कंप्लीट करेंगे। हम आपको इसकी फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे नीचे, जिससे आप बाद में इसे रीड कर सकते हैं। मेरा आपसे वादा है कि अगर आप ये वीडियो को पूरा देखते हैं और देखने के बाद पीडीएफ को डाउनलोड करके उसे रीड कर लेते हैं तो आपके 70 से 80% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1858 से 1947 तक के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का विश्लेषण करें। इन आंदोलनों का उद्देश्य क्या था, प्रमुख नेता कौन थे और भारतीय समाज पर इनका क्या प्रभाव पड़ा। तो देख सकते हैं कि आप कि हमने एक क्वेश्चन के अंदर ही पूरी यूनिट को किस तरह कन्वर्ट करने की कोशिश करी है कि अगर आप ये क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो आपको पहली जो यूनिट है वो इस क्वेश्चन में ही कवर हो जाएगी। तो इसमें हम जानेंगे कि 1858 से लेकर 1947 तक के बीच में कितने हमारे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, क्यों हुए थे, कौन कौन उनके प्रमुख नेता थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके आंसर की। 1858 में भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई, जिससे एक नई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। हम सभी जानते हैं कि हमारा 1857 में क्या हुआ था कि वो विद्रोह हो गया था, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद हमारा कंपनी से शासन हटाकर डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हटाकर डायरेक्ट फिर महारानी विक्टोरिया का शासन हो गया था हमारे ऊपर। ठीक है। उस समय भारतीय समाज में अंधविश्वास, रूढ़िवादी सोच, जातिगत भेदभाव, स्त्री पुरुष असमानता और धार्मिक कट्टरता जैसी कई सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त था। ऐसे में एक जागरूक तबका सामने आया जिसने समाज को सुधारने के लिए अनेक आंदोलन चलाए और ये आंदोलन दो धाराओं में विभाजित हुए, सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी। तो आपको समझ आया होगा कि उस दौरान क्या था कि भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ, अंधविश्वास फैला हुआ था। तो उन्हीं को दूर करने के लिए दो आंदोलन उभर कर आए। उसमें था पहला हमारा सुधारवादी आंदोलन, दूसरा था पुनरुत्थानवादी आंदोलन। तो इन्हीं को अब हम डीपली जानते हैं। पहला है हमारा ब्रह्म समाज। देखो, ब्रह्म समाज इसकी स्थापना कब हुई थी? 1828 में। संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। इनकी आपको फोटो दिख रही होगी। मुख्य उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार, मूर्ति पूजा का विरोध, सती प्रथा का उन्मूलन, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। देखो, एकेश्वरवाद का प्रचार क्या है? इसका अर्थ है कि हम सभी को पता है कि जो भारतीय धर्म है, मतलब कि हिंदू धर्म है, उसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता है। तो ये राजा राम मोहन राय का कहना था कि हमें इतने सारे देवी देवता की पूजा नहीं करनी, बल्कि हमें एकेश्वरवाद को अपनाना है कि हम किसी एक ईश्वर की ही उसकी आराधना करें, भटके ना। और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ठीक। सती प्रथा। सती प्रथा क्या होता था कि जब किसी महिला के पति की मृत्यु होती थी तो उसके पति के साथ ही उसका भी अंतिम संस्कार किया जाता था, उसी अग्नि में उसे भी जलाया जाता था। ये प्रथा ही कहलाती थी सती प्रथा। लेकिन बाद में इसका विरोध किया गया और इस विरोध करने का जो श्रेय जाता है सबसे ज़्यादा, वो राजा राम मोहन राय को ही जाता है। ठीक है। तो अब हमारा दूसरा आता है प्रार्थना समाज, 1867। संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आपको इनकी इमेज दिख रही है। प्रेरणा। देखो, आपको जितने भी समाज दिखेंगे, प्रेरणा ब्रह्म समाज से ही ली थी। आपको जितने भी समाज दिखेंगे, इन सभी का उद्देश्य था कि जो उस दौरान भारतीय समाज में कुरीतियाँ, अंधविश्वास फैला हुआ था, उनका विरोध करना। देखो, इसमें भी वही है कि जाति प्रथा का विरोध, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह का उन्मूलन। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें सेम दिखेंगी। बस आपको इनमें क्या याद करना है कि इनकी नाम क्या है और आपको किस किसने इनकी स्थापना करी और इनकी डेट्स क्या है। बाकी आप देखेंगे तो इनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। इसका प्रभाव कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में सामाजिक सुधार के विचारों का प्रचार हुआ। तीसरा आता है हमारा आर्य समाज, 1875।
स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनकी आपको इमेज दिख रही होगी, इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। देखो वेदों की ओर लौटो, ये बहुत मतलब कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये ज़रूर पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था या फिर किस समाज से ये आया था। तो ये था हमारा आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखो उद्देश्य सभी का सेम है, हमारा मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, जातिवाद, धार्मिक कर्मकांड का विरोध। ठीक है, इसका प्रभाव कहाँ था? पंजाब और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसका प्रभाव था। चौथा है हमारा रामकृष्ण मिशन 1897 में, इसके थे स्वामी विवेकानंद। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, स्वामी विवेकानंद को। इन्होंने प्रेरणा ली थी रामकृष्ण परमहंस से, जो इनके गुरु थे। उद्देश्य था आध्यात्मिकता के साथ सामाजिक जीवन का समन्वय। कार्य किया इन्होंने अनाथालय, अस्पताल, स्कूलों की स्थापना, भूकंप आपदा पीड़ितों की सेवा करी थी इन्होंने। ठीक है, इनका प्रभाव था कि धार्मिक सहिष्णुता, आत्मगौरव और राष्ट्रीय चेतना का प्रचार करना, मतलब कि धर्म और राष्ट्र को एक करके जोड़ के उसका विकास करना चाहते थे। अब आता है हमारा अलीगढ़ आंदोलन 1875 में। इसके नेता थे सर सैयद अहमद खान। मुस्लिम समाज में आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। देखो अभी तक हमने जितने भी समाज सुधार आंदोलन देखे वो कहीं ना कहीं हिंदू समाज को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन ये था जो सर सैयद अहमद खान द्वारा करा गया था अलीगढ़ आंदोलन, ये मुसलमानों के विकास के लिए था। ठीक है, अब आता है हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में भारत में सक्रिय हुई थी 1882 से। नेता थी मैडम ब्लावात्स्की और एनी बेसेंट। उद्देश्य क्या था कि प्राचीन भारतीय धर्मों और दर्शनों की पुनर्खोज और विश्व बंधुत्व, मतलब विश्व बंधुत्व शब्द का अर्थ है कि विश्व में हम जितने भी लोग हैं सभी भाई हैं, सभी के अंदर भाईचारा होना चाहिए, हमारे अंदर दुश्मनी की भावना नहीं होनी चाहिए। इसका प्रभाव क्या था कि भारतीय संस्कृति, वेदांत और अध्यात्म की प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिला। फिर आता है महिला सुधार आंदोलन। देखो यहाँ हमने थोड़ा सा शॉर्ट पॉइंट्स में बता रखा है, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसमें आगे के क्वेश्चन में महिला सुधार आंदोलन को डीपली पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आप यहाँ इनकी डेट्स देख लीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। पंडिता रमाबाई स्त्रियों की शिक्षा के लिए कार्य। सावित्री बाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका, दलित और स्त्री शिक्षा। महात्मा गांधी महिला सशक्तिकरण और समान अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्त्रियों के समान अधिकार, हिंदू कोड बिल। देखो दलितों और पिछड़े वर्गों के आंदोलन, ये भी हमने जब नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसका भी हमें डीपली पढ़ने का मौका मिलेगा। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज 1873 में, ठीक है। इन्होंने जातिवाद और ब्राह्मणवाद का विरोध किया। आपको पता होगा जातिवाद क्या होता है कि भारतीय समाज में जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो नीची जाति के लोगों को हमेशा प्रताड़ित करते हैं, उन्हें मंदिरों में नहीं जाने देते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो इन्हीं का विरोध किया था ज्योतिबा फूले ने, और अंबेडकर ने भी छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इसका निष्कर्ष में देखो आप यही लिख सकते हैं कि 1858 से 1947 के बीच का जो भारत था उसमें बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ, आडंबर, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव, सती प्रथा, ऐसी मतलब कि समस्याएं थी। तो इन्हीं का विरोध करने के लिए उस समय में कई समाज या फिर आंदोलनों का उदय हुआ, जिन्होंने उनका विरोध किया और भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। ठीक है, तो ये हमारा इसका निष्कर्ष हो सकता है। तो अगला सवाल है हमारा, जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ फूले और अंबेडकर द्वारा किए गए संघर्षों को समझाइए। देखो मैंने आपसे पहले बताया था कि इन सवालों को, जातिगत और छुआछूत को हम डीपली पढ़ेंगे, तो आप पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ फूले का अर्थ है ज्योतिबा फूले और अंबेडकर का अर्थ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ क्या कार्य किया, उसे हम पढ़ेंगे। तो देखो भारत में 19वीं और 20वीं सदी के दौरान सामाजिक असमानता, जातिवाद और छुआछूत जैसी कुरीतियां समाज में व्याप्त थी। इन समस्याओं का हल ढूंढने और समाज में समानता लाने के लिए कई महान नेताओं ने संघर्ष किया। इन संघर्षों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। ये तो हमें पता ही है कि ये हम पढ़ क्या रहे हैं कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जातिगत भेदभाव, छुआछूत होता था। तो इनका विरोध किन्होंने किया सबसे ज़्यादा? ज्योतिबा फूले और भीमराव अंबेडकर ने। दोनों नेताओं ने भारतीय समाज को जागरूक करने के साथ साथ समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेष रूप से दलितों, शूद्रों और महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए।
उनका उद्देश्य था समाज में जातिवाद, छुआछूत और असमानता के खिलाफ आवाज उठाना। इन नेताओं के प्रयासों ने भारतीय समाज में एक नई सोच और जागरूकता पैदा की थी। तो अब सबसे पहले हम दोनों के योगदानों को देखते हैं। सबसे पहले है हमारे ज्योतिबा फूले और उनके आंदोलन। ज्योतिबा फूले, उद्देश्य, फूले का उद्देश्य भारतीय समाज में जातिवाद और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना था। कि जातिवाद और जो असमानता, लोग भेदभाव करते, इसे खत्म करना था, इनका उद्देश्य था। दलितों, शूद्रों और महिलाओं के अधिकारों के लिए इन्होंने संघर्ष करा था। मुख्य योगदान क्या था? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद और अंधविश्वास को खत्म करना था। कि फूले ने एक समाज की स्थापना करी थी, उसका नाम था सत्यशोधक समाज 1873 में। उसी का भी वही उद्देश्य था कि जातिवाद और अंधविश्वास लोग करते हैं तो उनको समाप्त करना था। और महिलाओं के लिए अधिकार, देखो पहले महिलाओं को ना पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी इन्होंने, ज्योतिबा फूले ने महिलाओं के लिए शिक्षा की वकालत की और पहले भारतीय महिला विद्यालय की स्थापना करी। तो देखो ऐसे सवाल अगर पूछ लिया जाता है आपसे कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पहला जो महिला भारतीय, मतलब जो स्कूल खुला था महिलाओं के लिए, वो किसके योगदान से खुला था? वो खुला था ज्योतिबा फूले के योगदान से। जातिवाद का विरोध, फूले ने जातिवाद के खिलाफ काम किया और उसे समाज के लिए खतरनाक बताया। ये तो हमें पता है, ठीक। निष्कर्ष में ही वही है कि ज्योतिबा फूले ने समाज में छुआछूत, जातिवाद, इनका विरोध किया और महिलाओं की शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया। अब आते हैं हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उद्देश्य, अंबेडकर का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में दलितों और पिछड़ी जातियों के अधिकारों की रक्षा करना था। उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। देखो जो भारतीय संविधान है उसमें नागरिकों, जो दलित नागरिक हैं, दलित लोग हैं, निचली जाति के लोग हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिनका जो विशेष श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष, अंबेडकर ने दलितों के लिए शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग की। उन्होंने भारत में दलितों के उद्धार के लिए कई आंदोलन का नेतृत्व किया। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में भी SC ST की कैटेगरी के लोगों को आरक्षण दिया जाता है। वो आरक्षण इसी का परिणाम है कि उन्हें अधिक अवसर दिए जाएं ताकि वह भी अपने समाज को एक सामान्य वर्ग के ऊपर ला सके, सामान्य वर्ग के बराबर ला सके, ठीक है। फिर आता है हमारा भारतीय संविधान का निर्माण। अंबेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार किया जिसमें सामाजिक समानता और धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी गई। देखो सामाजिक समानता का अर्थ है कि समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग से हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति से हो, वो सभी को समान अधिकार मिले। दूसरा है हमारा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, धर्म प्लस निरपेक्ष। कि धर्म को निरपेक्ष करना मतलब कि अलग करना, मतलब कि धर्म को देश से अलग करना। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कभी भी ओम नमः शिवाय या फिर अल्लाह या फिर किसी भी भगवान की आपको फ़ोटो नहीं दिखती है, या रिलीजियस संबंधित, ठीक है। तो हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्षता देश है। तो इसका भी निष्कर्ष सेम है कि अंबेडकर ने दलितों के लिए हित में कार्य किया, ठीक है। वही आप निष्कर्ष में इसका भी लिख सकते हैं। देखो जाति व्यवस्था, जातिवाद का इतिहास। भारत में जातिवाद एक प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है जो समाज को ऊंच नीच के आधार पर बांटती है। इस व्यवस्था ने विशेष रूप से शूद्रों और दलितों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर किया। देखो इस लाइन का अर्थ यही है कि जो भारतीय समाज में हम देखते हैं कि नीची जात, ऊंची जात, हमें उसके घर खाना नहीं खाना, वो नीची जात का है, उसके पानी नहीं पीना, ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं है कि अभी हमारे सामने एकदम से उत्पन्न हो गई है। ये बहुत प्राचीन सालों से चली आ रही है, ठीक है। तो इसका विरोध किया था फूले और अंबेडकर का दृष्टिकोण क्या था उसमें कि दोनों नेताओं ने जातिवाद के खिलाफ कड़े शब्दों में विरोध किया। फूले ने सत्यशोधक समाज के माध्यम से जातिवाद का विरोध किया, जबकि अंबेडकर ने भारतीय संविधान में जातिवाद को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। देखो हरिजन आंदोलन 1932 में, देखो महात्मा गांधी ने भी कई आंदोलन करे हैं, ठीक, मतलब कि उनके हित में कार्य करे हैं दलितों के। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था हरिजन आंदोलन,
जिसमें उन्होंने दलितों को हरिजन मतलब भगवान के लोग कहकर संबोधित किया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अंबेडकर का दलित समुदाय के लिए आंदोलन। अंबेडकर ने खासकर दलितों के लिए कानून, शिक्षा और राजनीतिक अधिकारों की वकालत की। ठीक है, तो निष्कर्ष में वही सारी चीज़ें लिखेंगे कि ज्योतिबा फूले और भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी ने भी जाति व्यवस्था का विरोध किया, दलितों के हित में कार्य किया, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। ठीक है, यही सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1858 से 1947 तक महिला सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण, उद्देश्य और प्रभावों का विश्लेषण करें। देखो, हमें इसमें देखना है कि महिला सुधार आंदोलन, पिछले में जब हमारा एक थोड़ा सा पॉइंट आया था महिला का, तो हमने उसे डीपली एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि हम यहाँ पर उसे डीपली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महिला सुधार आंदोलन के उद्देश्य और कारण। सबसे पहले उद्देश्य, महिला सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारना और उन्हें बराबरी के अधिकार दिलाना था। महिलाएं उस समय घरेलू और सामाजिक बंदिशों में बंधी हुई थी और उन्हें शिक्षा, स्वतंत्रता और निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। आंदोलन ने इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। देखो, जो महिलाएं थी उन्हें केवल और केवल घर का काम किया जाता था, बच्चा पालने के लिए, बस यही काम था उनका, बच्चा पैदा करना और घर पर रहकर रोटी बनाना। उन्हें कोई अधिकार नहीं था, स्वयं वो कोई निर्णय भी नहीं ले सकती थी, एक साधारण निर्णय भी। तो उन्हीं का विरोध किया गया, मतलब कि फिर उन्हें अधिकार दिया गया। ठीक है, तो महिलाओं के द्वारा भी आंदोलन किए गए। मुख्य कारण क्या थे? महिलाओं की अशिक्षा और सामाजिक पिछड़ापन, विधवाओं के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार की स्थिति हमें पता है। देखो, सती प्रथा, बाल विवाह और महिलाओं के अधिकारों का हनन, बाल विवाह होता था पहले। ठीक है, महिलाओं की राजनीति, सामाजिक और शैक्षिक समानता की कमी। देखो, 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सुधारकों ने महिला सुधार, शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया और भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। देखो, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ लीजिएगा। बस ये देख लेते हैं कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था एक हमारा 1856 में, कि अब विधवाओं का भी दोबारा पुनर्विवाह हो सकता है। ठीक है, उन्हें सती प्रथा में नहीं, उन्हें आग में नहीं धकेला जाएगा। ठीक है, महिला सुधार और विधवा पुनर्विवाह के पहल। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाने की कोशिश की। जो देखो अभी हमने यहाँ पढ़ा वही इसमें सेम लिखा हुआ है। राजा राम मोहन राय ने भी, देखो वही सारी चीज़ें हैं, आपको घुमा फिराकर इसमें वही सारी चीज़ें लिखनी है कि महिलाओं के हित में कार्य हुआ, बाल विवाह का विरोध, पहले बाल विवाह किया जाता था उसका विरोध किया गया, सती प्रथा का विरोध किया गया। ठीक है, ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें देखो सरदार पटेल और गांधी का योगदान एक बार देख लेते हैं। सरदार पटेल और गांधी का योगदान। महात्मा गांधी ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के समान अवसर देने की वकालत की। उन्होंने भारत छोड़ो और नमक आंदोलन, सत्याग्रह जैसे आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया। ठीक है, महात्मा गांधी ने भी मतलब महिलाओं के हित में काफ़ी कार्य किया है और आगे वाले क्वेश्चनों में हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, महात्मा गांधी के आंदोलनों के बारे में, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और उन्हें योगदान की सराहना की। महिलाओं के लिए संघर्ष करने वाली प्रमुख महिला नेता। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हमने जितने भी लोग पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं पुरुष ही हैं सभी, लेकिन कोई महिला का नाम नहीं आया है। तो हमारी जो पहली महिला है जिन्होंने महिलाओं के हित में कार्य किया है वो है कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्होंने महिला अधिकारों और उनके उत्थान के लिए कई संघर्ष किए। महिला शिक्षा और श्रमिकों के अधिकारों और भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा दिया। सारला देवी चौधरी, देखो सारला देवी चौधरी ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए काम किया और महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न मंचों पर संघर्ष किया। तो देखो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें इनमें पढ़ी है कि यही है कि महिलाओं के सुधारों के लिए भी कार्य किया गया था। उन्हें केवल और केवल घर में रखा जाता था, बच्चे पैदा करके, मतलब उनका काम यही होता था, घर पे रहना, रोटी बनाना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को संभालना, बस यही होता था। ठीक है, देखो महिलाओं की फिर स्थिति में बदलाव आया, महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले गए,
वे सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनने लगी, उन्हें भी राजनीति में अवसर दिया जाने लगा। समाज में अब उन्हें देखो, स्कूल जाएंगी जब महिलाएं तो उनके अंदर बुद्धि आएगी, ज्ञान आएगा, वो भी दुनियादारी को समझने लगेंगी। ठीक है, तो निष्कर्ष में हम यही लिखेंगे कि उस दौर 19वीं और 20वीं सदी में जो महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, उन्हें ना पढ़ने का अधिकार नहीं था, ना सामाजिक अधिकार था, ठीक है, निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं था। तो उन्हीं के विरोध में कई लोगों ने आवाज़ उठाई थी, ठीक है, और कई महिलाएं थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सारला देवी चौधरी ने आवाज़ उठाई और महिलाओं के हित में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1858 से 1947 तक भारत में किसान, आदिवासी और मजदूर आंदोलनों के प्रमुख कारण, उद्देश्य और प्रभावों का विश्लेषण करें। देखो, अब हम पढ़ेंगे इसमें कि 1858 से लेके 1947 के बीच भारत में किसान, आदिवासी और मजदूरों के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे उनको डीपली पढ़ेंगे। तो देखो, 1858 से 1947 तक भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अत्याचारों और शोषण का दौर था। कि पहले हमारे यहाँ पर किसका शासन था? अंग्रेज़ों का। और अंग्रेज़ हमारा बहुत ज़्यादा शोषण किया करते थे, ठीक है, हमसे बहुत ज़्यादा काम कराते थे हमें, लेकिन मजदूरी बहुत कम देते थे। जमींदारी व्यवस्था, भारी लगान, वन कानून, जबरन मजदूरी ने किसानों और आदिवासियों को बुरी तरह प्रभावित किया। इस दौरान कई जन आंदोलन की शुरुआत हुई जो सामाजिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ थे। देखो, ये सारी समस्याएं थी कि जमींदारी व्यवस्था, भारी ऋण लगा देना किसानों के ऊपर, बहुत ज़्यादा उनसे मजदूरी लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करवाना, तो इन्हीं के विरोध किया गया मजदूरों द्वारा, किसानों द्वारा। उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। किसान आंदोलन, देखो, भारतीय लगान और कर वसूली, कृषि उपज की गिरती कीमतें, सूखा और भुखमरी, जमींदारों और महाजनों का शोषण। प्रमुख किसान आंदोलनों को देख लेते हैं हम। पहला है हमारा दक्कन दंगे। देखो, महाराष्ट्र में किसानों ने महाजनों के खिलाफ विद्रोह किया। मुख्य कारण था अत्यधिक ऋण और सूदखोरी। देखो, सूदखोरी मतलब होता है लगान ही होता है एक तरह का, ठीक है। देखो, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन क्या है कि 1917 में हुआ था ये हमारा। देखो, बिहार में एक सबसे पहले जगह है चंपारण। वहाँ पर क्या है कि किसानों से जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। 3/20 भाग पर उन्हें नील की खेती करनी होती थी। अपने 3/20 जमीन का 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। और नील की खेती करने से क्या होता है, इनकी भूमि क्या है, उनका उपजाऊपन खत्म होता है, तो इसलिए उन्होंने इनकार किया खेती करने से। लेकिन अंग्रेज उनसे जबरन खेती करवाते थे, तो उनका फिर विरोध किया गया और महात्मा गांधी ने फिर पहला आंदोलन किया था यहाँ पर, और वो सफल हुए थे। देखो, खेड़ा आंदोलन, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। गुजरात में किसानों ने सूखे के समय भी लगान ना देने की मांग की और गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन सफल रहा। बारदोली सत्याग्रह, गुजरात के बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में लगान बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन, सरकार को लगान वापस लेना पड़ा था, मतलब उनकी आंदोलन सफल हुआ था। आदिवासी आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट, देखो, मुख्य कारण था जंगलों पर ब्रिटिश नियंत्रण, पारंपरिक अधिकारों की समाप्ति, वन अधिनियम के जरिए जबरदस्ती निष्कासन, वन उत्पादों पर रोक और जबरन मजदूरी। देखो, जो लोग शुरू से, जो आदिवासी लोग होते हैं वो वनों में ही रहते हैं, वो वनों को अपना घर मानते हैं, परिवार मानते हैं पेड़ों को, लेकिन वनों पर अधिकार लगाकर, जबरन उन पर कर लगाकर अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें बाहर भगाया गया। ये तो गलत चीज़ है, तो उसी का उन्होंने विरोध किया और कई प्रमुख आंदोलन हुए जिनको अब हम देखते हैं। पहला है हमारा संथाल आंदोलन, संथाल विद्रोह। झारखंड और बंगाल क्षेत्र में सिदो और कोन्हू के नेतृत्व में महाजनों और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। ऐसे ही हमारा एक है भील आंदोलन, ठीक है, फिर एक मुंडा आंदोलन, आप इसे पढ़ लीजिएगा किसने इनका करा था आंदोलन, ठीक है, बिरसा मुंडा ने करा था ये। ताना भगत आंदोलन, बस आप पेपर में है ना ये डेट्स और ये लिख के आ जाइएगा, बाकी आपको सब पता है। जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ आपको कि आदिवासियों के साथ बुरा व्यवहार होता था, उन्हें निकाल दिया जाता था जंगलों से, ठीक है, उनका अधिकार छीन लिए जाते, इसलिए वो आंदोलन करते थे। सभी में आपको यही लिखना है। देखो, इन आंदोलनों का महत्व क्या था? इन आंदोलनों ने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। आदिवासी और किसान समाज जो पहले हाशिए पर थे, उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दी। इन आंदोलनों ने राष्ट्रवादी आंदोलनों को जमीनी स्तर पर मजबूती दी। आदिवासी और किसान आंदोलनों ने लोकल हीरो के रूप में उभरकर जन नेता का जन्म दिया। देखो, ये आंदोलनों का प्रभाव क्या हुआ? जो लोग देश की स्वतंत्रता के लिए सीधे अंग्रेजों से आवाज़ उठा रहे थे, उनसे लड़ रहे थे, उनको मदद मिली, क्योंकि इन्होंने भी अब उनका साथ दिया।
अंग्रेज़ों को अब पता चल गया था कि अब भारत को केवल कोई एक वर्ग ही हमें मतलब आवाज़ नहीं उठा रहा है स्वतंत्र, समाज का जो इतना भी वर्ग है, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, आदिवासी वर्ग, सभी अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। तो देखो निष्कर्ष में हमारा वही है कि 1858 से 1947 तक के किसान, आदिवासी और जमींदारी विरोध के आंदोलन ने न सिर्फ ब्रिटिश शासन की नींव लाई, ये आंदोलन गरीब, वंचित और शोषित वर्गों की आवाज़ थे, जिन्होंने आगे चलकर देश की आज़ादी की ओर बढ़ाया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश शासन 1858 से 1947 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रमुख परिवर्तनों का विश्लेषण करें। इसमें धन की संकुचन, आधुनिक उद्योगों का विकास और भारतीय पूंजीगत वर्ग के उभार पर चर्चा करें। तो देखो इसमें हमें ये देखना है, ये सवाल हमसे ये कह रहा है कि 1858 से 1947 के बीच में जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर क्या क्या प्रभाव आया, मतलब कि जो भारत का जो पैसे कमाने का सिस्टम है उस पर क्या प्रभाव आया, नेगेटिव इम्पैक्ट आया, क्या हुआ था, उसी को हम देखेंगे। देखो पृष्ठभूमि है, 1858 में भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया और ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य भारत को कच्चे माल का स्रोत और ब्रिटिश उत्पादों के बाजार में बदलना था। देखो ये अंग्रेज करते क्या थे कि जैसे भारत से पहले कच्चा माल ले गए, जैसे कि मान लीजिए कपास लेके गए भारत से सस्ते में, और वहाँ पर कपास का उन्होंने कोई उत्पाद बनाया, कपड़े बनाए, और कपड़े आकर यहाँ पर महंगे दामों में बेच रहे हैं कि हमारा माल हमसे ही खरीदे और हमें ही बेच रहे हैं महंगे दामों पर। देखो धन की निकासी, 1867 में दादा भाई नेहरूजी ने ड्रेन थ्योरी सबसे पहले सार्वजनिक रूप से पेश की। उन्होंने 1901 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस सिद्धांत को पूरी तरह से विस्तार से समझाया। देखो जो मैं आपको ये लाइन बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें, ये डेट्स बता रहा हूँ, अगर आप ये पेपर में लिख देते हैं ना तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके पेपर में इम्पैक्ट बढ़ता है। टीचर भी समझता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बच्चा इसे डीपली चीज़ों को पढ़ा है, तो आपके मार्क्स 90% भी पूरे जा सकते हैं। ठीक है। भारत में पैसा ब्रिटेन भेजने के मुख्य तरीके वेतन और पेंशन, आयात पर खर्च, सार्वजनिक निर्माण का शुल्क आदि। देखो आधुनिक औद्योगिकरण, 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन आई, 1854 में पहली कपड़ा मिल, 1861 में अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल शुरू हुई, 1907 में टाटा स्टील की स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा, 1911 में बंगाल के इस्पात संयंत्र की शुरुआत हुई। ठीक है। फिर आता है हमारा संरचना विकास। देखो संरचना विकास में भाई हमारा भारत में रेलवे की शुरुआत, रेलवे का विस्तार तेजी से हुआ ब्रिटिश कंपनियों के नियंत्रण में, 1960 के बाद टेलीग्राफ और पोस्टल नेटवर्क। देखो आपको लग रहा होगा कि तो भारत के हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें एक चीज़ समझनी है कि अंग्रेज़ों ने भारत में जितना भी विकास किया, चाहे रेलवे हो, डाक व्यवस्था हो या फैक्ट्रियाँ खोलना, उनका उद्देश्य कभी भी भारत का विकास करना नहीं रहा है। उनका उद्देश्य केवल और केवल ये रहा है कि हम भारत में किस तरह उनका शोषण करें और यहाँ पर चीज़ों को किस तरह अपना काम करवा सके और भारत को कितना लूट सके। देखो 1854 में जमशेदजी टाटा का पहला व्यापार उद्यम शुरू हुआ, 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई। ठीक है। ऐसे ही हमारे और भी कुछ कंपनियां हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। 1930 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की स्थापना हुई। देखो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, औपनिवेशिक दोहन, कृषि पर निर्भरता और ग्रामीण संकट से लगातार, ग्रेट डिप्रेशन का प्रभाव। ठीक है। ये सारी चीज़ें, और वर्ल्ड वॉर सेकंड आया जब भी भारत की अर्थव्यवस्था गिर गई थी। ठीक है। तो निष्कर्ष में यही लिखना है कि उस दौरान देखो कि 1858 से 1947 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं विनाश हुआ था, कि विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ था, मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ा, क्योंकि अंग्रेज़ों का क्या उद्देश्य था कि हम भारत को जितना ज़्यादा हो सके लूट सके। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था अंग्रेज़ों के आने से पहले। ठीक है। ब्रिटिश नीतियों ने भारत को गरीब, असमान और निर्भर बना दिया, जबकि ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति और समृद्धि की ओर बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1858 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रवाद के विकास और उनकी प्रमुख रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। ठीक है। तो ये है हमारा पृष्ठभूमि कि 1857 की क्रांति के विफल हो जाने के बाद ब्रिटिश राज और भी सख्त हो गया। भारतीयों के बीच अंग्रेजों की नीतियों के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। आर्थिक शोषण, नस्लीय भेदभाव, शिक्षा की सीमाएं, प्रशासनिक उपेक्षा, इन सब के विरोध में धीरे धीरे राष्ट्रवाद का बीज का अंकुरित होने लगा। देखो
कि ये सवाल बोल रहा है कि हमसे जो भारतीय राष्ट्रवाद था वो किस तरह उभरने लगा उस दौरान। तो हमें पता है कि अंग्रेज हमारा बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, उसी के विरोध में फिर लोग जागरूक होने लगे, उनके अंदर गुस्सा बढ़ने लगा, फिर उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। देखो, राष्ट्रवाद की बुद्धिक नींव नव जागरण और समाज सुधार आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, भारतीय समाज को जागरूक बनाए गए। देखो क्या हुआ था, हमने पहले भी पढ़ा है कि उस दौरान कई हमारी कुरीतियाँ थी, अंग्रेज हमारा शोषण करते, उसके विरोध में कई समाज की स्थापना हुई, कई आंदोलन किए गए जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज। ठीक है। पश्चिमी शिक्षा और भारतीयों ने राष्ट्र स्वतंत्रता समानता जैसे विचार सीखे। प्रेस और समाचार पत्र जैसे अमर उजाला, केसरी, बंगदूत ने राष्ट्रीय चेतना को फैलाया। जो राष्ट्रीय चेतना थी ना कि अब भारत को हमें, ये हमारा भारत किसका देश है, भारतीयों का देश है, तो इसमें ब्रिटिश शासन क्यों कर रहे हैं, तो इस भावना का उस टाइम पे विकास होने लगा। प्रेस और समाचार पत्र भी छपने लग गए थे, जिससे कि समाचारों को एक जगह से दूसरी जगह फिर भेजा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो आज हम देखते हैं ना कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी वाली पार्टी, उसकी जो स्थापना है ना वो 1885 में करी गई थी। उसकी स्थापना करी गई थी ए ओ ह्यूम द्वारा उसकी स्थापना करी गई थी। कहाँ पर करी गई थी? गोकुलदास तेजपाल हॉल, बम्बई। और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। देखो, भारतीय और ब्रिटिश सरकार के बीच संवाद स्थापित करना उद्देश्य था। प्रशासन में भारतीय नागरिक की मांग करना। उग्र राष्ट्रवाद। देखो, उग्र राष्ट्रवाद का मतलब कि अभी तक राष्ट्रवाद मतलब कि लोग बात कर रहे हैं, कोई भी हिंसक नहीं हुआ है, लेकिन हिंसक कब हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन द्वारा, इसने राष्ट्रवाद को उग्र रूप दिया। और प्रमुख नेता थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। और ये तीनों को मिलाकर पता है क्या बोला जाता है? लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। देखो, उग्र कदम कौन से थे कि उस दौरान फिर क्या क्या ऐसे काम करेंगे जिससे कि उग्र कदम माना जाता है उन्हें। ठीक है। देखो, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का मतलब है कि भारतीयों ने बोला कि अब हम भारत में बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजों की कोई भी बात नहीं मानेंगे, उनके बने हुए स्कूल कॉलेज में नहीं जाएंगे, उनके दफ्तर में नहीं जाएंगे, उनके द्वारा बने हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, हम केवल और केवल भारतीय चीज़ों का मतलब कि स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। देखो, विदेशी वस्त्रों की होली। देखो, होली जलाना होता है ना, तो होली का मतलब है कि विदेशी कपड़े उनको हटा दो, उन्हें जला दो, केवल और केवल भारतीय कपड़ों का ही इस्तेमाल करो। स्वराज, बहिष्कार और स्वावलंबन पर जोर। देखो, स्वावलंबन का मतलब होता है कि आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, आत्मनिर्भर बनो। फिर आते हैं गांधी युग। अब देखो, महात्मा गांधी का जो काल है भारत में, उनका बहुत बड़ा योगदान है स्वतंत्रता में। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और 1919 में रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। देखो, रोलेट एक्ट क्या था कि अंग्रेजों ने 1914 में, देखो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो भारतीय भी अंग्रेजों के उसमें लड़ रहे थे सेना में, तो उन्होंने वादा करा था कि हम आपको क्या है कि वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद सैनिकों से वादा किया कि इसके बाद हम आपको इनाम देंगे, तोहफे देंगे और आपको आज़ाद कर देंगे। ठीक है। लेकिन उन्हें उल्टा कर दिया, कोई इनाम तोहफा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक रॉलेट एक्ट ला दिया। एक ऐसा कानून था जिसे काला कानून बोला जाता है। इसके तहत क्या था, किसी पे भी अगर संदेह होता है तो उसे बिना किसी कार्रवाई के जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, ये कानून था हमारा रोलेट एक्ट। और जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। बैसाखी के दिन मासूम बच्चे, बूढ़े, महिलाओं पर गोली चलाई गई थी। ठीक, तो यही को बोला जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस पर एक मूवी भी बनी है अभी अक्षय कुमार की, केसरी 2, देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, तो इसी के बाद फिर महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किए। पहला है हमारा, देखो पहला तो था हमारा चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, जो हमने पीछे देखा। हमारे और आंदोलन है असहयोग आंदोलन। देखो, असहयोग का मतलब क्या है कि सहयोग ना करना। अगर हम सहयोग ही नहीं करेंगे अंग्रेज़ों का, तो ये कैसे शासन करेंगे यहाँ, क्योंकि ऐसे थोड़ी है, ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें पता थोड़ी है कोई भी चीज़। अगर हम इनके स्कूल कॉलेजों में नहीं जाएंगे, इन्हें कर नहीं देंगे, तो कैसे अपना शासन चला पाएंगे। तो ये कहना था गांधी जी का। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर नमक आंदोलन बोला जाता है इसे। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। और जन जन को राजनीति से जोड़ा। देखो, संवैधानिक सुधार और राजनीतिक घटनाएं। 1919 में मिंटो मोर्ले सुधार आया। प्रथम बार भारतीयों को केंद्रीय परिषद में
स्थान दिया गया। 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया और 1935 में ब्रिटिश सरकार अधिनियम आया, प्रांतों की स्वायत्तता हुई। देखो क्रांतिकारी आंदोलन, प्रमुख संगठन और आंदोलन, अनुशीलन समिति 1902, गदर पार्टी 1913, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी HSRA, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। देखो इसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान। देखो काकोरी कांड, ट्रेन को लूट लिया गया था, ठीक है, 1925 में। भगत सिंह द्वारा सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था 1929 में। देखो अब हम देख रहे हैं कि लोग क्या है, भारतीय लोग अब हिंसक हो गए हैं, वो ट्रेन लूट रहे हैं अंग्रेजों की, उनके खिलाफ बम फेंक रहे हैं, ठीक है। देखो मुस्लिम लीग और द्विराष्ट्र सिद्धांत, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में, ठीक है। बंगला जो आज किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, लेकिन पहले तो वो भारत का हिस्सा था। देखो 1940 में फिर लाहौर प्रस्ताव लाया गया, जिसके तहत फिर उन्होंने क्या है, सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग करी कि हमें भारत से अलग एक मुस्लिम क्षेत्र चाहिए, जिसे पाकिस्तान बोला गया। और 1947 में विभाजन की ओर पहला निर्णायक कदम उठाया गया। और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1946 में कैबिनेट मिशन, और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत देश अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया और हमारे भारत देश की स्थापना हुई। तो इसके निष्कर्ष में हमें वही लिखना है कि 1858 से 1947 तक एक राष्ट्रवादी आंदोलन बुद्धिजीवी स्तर से शुरू हुआ। देखो बुद्धिजीवी स्तर से लोग हैं कि ऐसे जीव जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान था, उन्होंने शुरुआत करा और आंदोलन को आगे बढ़ाया और भारत को आज़ादी मिली। यह आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के गांधीवादी विचार और सत्याग्रह के सिद्धांतों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा और उनके प्रमुख आंदोलनों के महत्व पर चर्चा करें। देखो इसमें क्या है कि हम महात्मा गांधी के बारे में पूरी डीपली जानेंगे, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ, थोड़ी डीपली चीज़ों को जानेंगे, उनके कौन कौन से विचार थे जिन्होंने स्वतंत्रता में इतना अहम योगदान दिया, कौन कौन से आंदोलन थे जिन्होंने स्वतंत्रता में भी अहम आंदोलन योगदान दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को 1869 को हुआ था, ठीक है, पोरबंदर गुजरात में। इसीलिए हम 2 अक्टूबर को उनकी याद में गांधी जयंती मनाते हैं। देखो गांधी जी का भारत आगमन और पृष्ठभूमि, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण भारत से अफ्रीका लौटे। उन्होंने वहां अहिंसा, सत्याग्रह और नस्लवाद के खिलाफ संघर्ष की तकनीक सीखी थी। भारत लौटकर उन्होंने देश को समझने के लिए गांव का दौरा किया और समाज सेवा की शुरुआत की। और उन्होंने सबसे पहले गुजरात, बिहार और यूपी, बंगाल आदि राज्यों में सक्रिय हुए। वो जब अफ्रीका से लौटे फिर वो भारत में घूमने लगे कि यहाँ की स्थिति कैसी। देखो गांधीवादी विचार, सत्य, गांधी जी बोलते थे हमेशा सत्य बोलो क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। अहिंसा, देखो अहिंसा का अर्थ है कि किसी के साथ हिंसा ना करना, कि किसी को सामाजिक तौर पर, शारीरिक, मानसिक किसी भी तरीके से उसे हिंसा ना करना, यही कह रहा थी अहिंसा। सत्याग्रह, देखो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह, मतलब कि सत्य के लिए आग्रह करना। नैतिक बल के जरिए अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिकार। कभी भी आपने गांधी जी को हिंसक होते हुए नहीं देखा होगा, वो हमेशा प्रेम की बात करते थे, ठीक है। स्वदेशी और स्वावलंबन, देखो स्वदेशी मतलब है कि देश में बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करो। स्वावलंबन का मतलब है कि आत्मनिर्भर बनो। वो बोलते थे भारतीय हो तुम आत्मनिर्भर बनो, क्यों किसी पर निर्भर हो, ठीक है। देखो ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भर गांव का निर्माण, विकेंद्रीकरण सत्ता। गांधी जी का राष्ट्रवाद आम लोगों से जुड़ा था, इसलिए इसे जन राष्ट्रवाद कहा जाता था। देखो गांधी जी की तकनीक और रणनीतियाँ क्या थी। सबसे पहले हमने देखा अहिंसक, ठीक है, असहयोग करना, सत्याग्रह, सत्याग्रह आग्रह, सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का मतलब है कि भैया जी हम तो हाथ जोड़कर आपसे मांग करते हैं, हम आपसे कोई लड़ाई नहीं करते हैं। इसलिए गांधी जी क्या करते थे, भूख हड़ताल करते थे, ऐसे काम करते थे गांधी जी, ठीक है। खादी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन, देखो चरखा का प्रतीक आत्मनिर्भरता, हर गांव एक छोटा गणराज्य है, गांधी जी बोलते थे। गांधी जी के प्रमुख आंदोलन अब हम देख लेते हैं। पहला है हमारा चंपारण सत्याग्रह 1917। देखो नील की खेती के खिलाफ गांधी जी का भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह था।
परिणाम था किसानों को राहत। देखो चंपारण बिहार में एक जगह है चंपारण, वहाँ पर क्या है कि किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे और नील से क्या होती थी, भूमि बंजर हो जाती थी। तो इसीलिए उन्होंने विरोध किया किसानों ने, लेकिन वो नहीं माने अंग्रेज़, तो इसलिए फिर गांधी जी वहाँ पर गए और 1917 में उन्होंने आंदोलन किया, जिसे बोला जाता है चंपारण आंदोलन। फिर दूसरा आता है हमारा 1918 में गांधी जी द्वारा किया गया आंदोलन है सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात में है ये। देखो सूखे और टैक्स की मांग, कि उस दौरान क्या था कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था, जिसके कारण किसान थे वो कर नहीं चुका पा रहे थे। ठीक है, कर उनके पास पैसा ही नहीं है तो कर कहाँ से चुकाएंगे, उनकी जब आमदनी नहीं हुई। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने उनसे मांग करी कि तुम नहीं, हमें तो चाहिए, तो इसका भी फिर गांधी जी ने विरोध किया और वो यहाँ पर भी सफल रहे। देखो 1919 में रोलेट एक्ट, देखो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको रोलेट एक्ट के बारे में बताया कि ये काला कानून था, जिसके तहत किसी भी भारतीय को शक होने पर जेल में डाला जा सकता था, तो इसका विरोध किया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हमें पता है 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था। महिला, बच्चे, बुजुर्ग, ठीक है, जवान, सभी पर बहुत गोलियों से भून दिया गया था। तो इसके विरोध में भी आंदोलन किया गया। फिर असहयोग आंदोलन, सरकारी संस्थाओं का, स्कूल, विदेशी बहिष्कार, वस्त्रों का बहिष्कार, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता। और 1922 में ये आंदोलन वापस ले लिया गया था, क्योंकि ये आंदोलन करने वाले जो लोग थे उन्होंने 22 पुलिस वालों को, यूपी में गोरखपुर में जगह है चोरी चौरा, तो वहाँ पर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था, जिसके कारण फिर महात्मा गांधी जी को जेल भी हो गई थी और यह आंदोलन उन्हें वापस लेना पड़ा था। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक आंदोलन सेम ही है। ठीक है, ये नमक आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर दांडी मार्च, ये तीनों आंदोलन सेम है हमारे। ठीक है, ये तीनों आंदोलन सेम है हमारे। देखो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा, नमक कानून का उल्लंघन, इस आंदोलन में महिलाओं और ग्रामीणों की बड़ी भागीदारी। देखो ये आंदोलन क्या था कि नमक आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने। उन्होंने नमक को ही क्यों चुना, नमक को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि ये आंदोलन सीधा रसोई से जुड़ा हुआ है, और रसोई किससे जुड़ी हुई है, महिलाओं से। अभी तक जितने भी आंदोलन हुए थे उनमें महिलाएं अपनी भागीदारी नहीं देती थी, भागीदारी देती भी थी उनकी मात्रा बहुत कम होती थी। ठीक है, तो ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा दिया गया था फिर अंग्रेजों द्वारा, नहीं गांधी जी द्वारा दिया गया था, सॉरी गांधी जी द्वारा दिया गया था, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो। फिर हमारा गांधी और जन आंदोलन, गांधी जी ने राजनीति को जनता के बीच लाया, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं सबने भाग लिया। स्वतंत्रता नीचे से ऊपर आएगी, गांव से शुरू होकर देश तक फैलेगी, ये गांधी जी का कहना था कि स्वतंत्रता नीचे से ऊपर आएगी, गांव से शुरू होकर देश तक फैलेगी। निष्कर्ष, निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रवाद को जनता से जोड़ा, नैतिकता से जोड़ा और शांतिपूर्ण विरोध से मजबूत किया, और उनमें सत्य और अहिंसा के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रवाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान था। INA के गठन और सुभाष चंद्र बोस की रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। देखो इसमें हमें एक तो HSRA और INA पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के समांतर कुछ युवाओं को यह रास्ता पर्याप्त नहीं लगा। वे मानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य को केवल क्रांतिकारी संघर्ष से उखाड़ा जा सकता है, और इसलिए उन्होंने सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। देखो कि गांधी जी तो बोलते थे कि हम अंग्रेजों से लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे बिल्कुल भी, लेकिन भाई कुछ लोग वो जवान लोग थे, उन्होंने बोला ये अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें हमें पीटना पड़ेगा, लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। तो फिर इसीलिए कुछ ऐसे लोग उभरे, भगत सिंह, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने अपने गुट बनाए। ठीक है, और उन्होंने फिर उनका अहिंसक आंदोलन किया। ठीक है, हिंसक आंदोलन किया उन्होंने। HSRA की स्थापना 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। प्रमुख संस्थापक थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। उद्देश्य ब्रिटिश शासन का अंत और समाजवादी भारत की स्थापना। प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं अब हम। काकोरी कांड 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह आदि ने ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा। उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना, कि जो भी देश में ये क्रांतिकारी घटनाएं कर रहे हैं, स्वतंत्रता की आवाज़ उठाएं, उसमें भी तो पैसा लगता है, तो उसके लिए
धन जुटाने के लिए भारतीयों ने अंग्रेजों की ट्रेन ही लूट ली थी। सही किया था वैसे। देखो फिर 1928 में लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी। उनको लाठियों से पीटकर उनकी हत्या कर दी गई थी। भगत सिंह और साथियों ने सैंडर्स की हत्या की और लाठीचार्ज का जवाब गोली से। ठीक है। 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका बिना नुकसान पर। उन्होंने है ना बम भला उनके ऊपर नहीं फेंका था, किसी व्यक्ति की उसमें मृत्यु नहीं हुई थी, क्योंकि उनका मकसद किसी जनता को मारना नहीं था, बस उन्हें बताना था कि हम भी शक्तिशाली हैं। ठीक है। फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई और इसीलिए 23 मार्च को हमारा शहीद दिवस के रूप में ये दिन याद किया जाता है। विचारधारा: समाजवाद, श्रमिकों और किसानों का अधिकार, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंत, इंकलाब जिंदाबाद। देखो फिर सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी INA। अभी हमने HSRA के बारे में जाना, अब हम सुभाष चंद्र बोस की INA के बारे में जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रवाद: बोस का राष्ट्रवाद उग्र, जोशीला और क्रांतिकारी था। वे गांधी जी के अहिंसक तरीकों से असंतुष्ट थे। ये भी नहीं मानते थे कि ये बोलते थे कि भाई जो अंग्रेज है ना लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। और 1938 और 39 में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में गांधी जी ने से मतभेद के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दिया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। देखो विदेश में स्वतंत्रता संघर्ष: 1941 में भारत से भागकर अफगानिस्तान, फिर जर्मनी पहुंचे, फिर जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज बनाई की स्थापना करी। आज़ाद हिंद फौज मतलब वही है इंग्लिश में इंडियन नेशनल आर्मी। आज़ाद हिंद फौज मतलब इंडियन नेशनल आर्मी INA। 1942-43 में INA की पुनर्गठन सिंगापुर में हुआ। मुख्य सहयोग जापान, कुछ भारतीय प्रवासी ब्रिटिश सेना के सैनिकों पर। ठीक है। देखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो। जो ऐसे प्रसिद्ध जो नारे हैं ना, ये किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। संगठन: राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस, रक्षा मंत्री हबीबुर रहमान, महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट, नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मीबाई सहगल। देखो INA की सैन्य गतिविधियां 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा मतलब म्यांमार से भारत में प्रवेश किया और कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई लड़ी, पर अंत में ब्रिटिश सेना की खराब आपूर्ति के चलते पीछे हटना पड़ा। INA ट्रायल्स और जन सहानुभूति: 1945 और 46 में लाल किले में INA के सैनिकों पर मुकदमा हुआ। ठीक है। देश भर में समर्थन और विद्रोह, सेना और नौसेना में भी विद्रोह शुरू हो गया। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, और इससे ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि भारत पर शासन संभव नहीं है। देखो नेताजी की रहस्यमयी मृत्यु: नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटना में मृत्यु की खबर आज तक रहस्य बना हुआ है। निष्कर्ष है कि राष्ट्रवाद की ये प्रवृत्तियाँ, चाहे वे HSRA का क्रांतिकारी संघर्ष हो या INA का सैन्य मोर्चा, गांधी जी के शांतिपूर्ण आंदोलन के समांतर चलती रही और इन सब ने मिलकर अंग्रेजों को यह विश्वास दिला दिया कि भारत को अब गुलाम बनाए रखना असंभव है। भारत की स्वतंत्रता: देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के कारणों, घटनाओं और परिणामों पर चर्चा करें। विभाजन के दौरान होने वाली प्रमुख घटनाओं और उनके प्रभावों को भी समझाएं। देखो अब हम देखेंगे जो भारत देश है वो आज़ाद होने वाला है, तो वो आज़ाद होने के बाद उसमें क्या कारण थे, क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे आज़ाद हुआ, उन सभी का अब हम वर्णन करेंगे। ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति: ब्रिटेन की हालत कमज़ोर हो चुकी थी, आर्थिक तंगी, युद्ध में हजारों सैनिकों की मौत, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जन आक्रोश का बढ़ता गया, INA नेवी विद्रोह, किसान श्रमिक आंदोलन बिगाड़ी, ब्रिटिश राज व्यवस्था। देखो अब हम समझ गए थे कि जो अंग्रेज है ना द्वितीय विश्व युद्ध से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, तो यही सही टाइम है कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, मतलब कि ये कमज़ोर हो चुके हैं इस टाइम पे, तो इसीलिए अब इनके ऊपर हमें एकदम से पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके चारों तरफ से इन्हें प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में 3 ब्रिटिश प्रतिनिधि थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पेंथिंग लॉरेंस। प्रस्ताव था अखंड भारत को बनाए रखने का प्रयास, केंद्र की सीमित शक्तियां, बाकी राज्यों को स्वायत्तता, संविधान सभा का गठन और भारतीय का संघ बनाने की योजना।
देखो लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस और लीग के बीच विश्वास की कमी थी और इसलिए फिर हमें पता है कि मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग पर दबाव बढ़ा दिया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को जिन्ना का ऐलान था, हमें अब आज़ादी चाहिए चाहे जैसे भी। ठीक है, कोलकाता में एक भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए, हजारों मरे, लाखों बेघर हुए, देश भर में हिंसा की लहर हुई। अब बंटवारा लगभग तय माना जाने लगा था। देखो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे और उद्देश्य था भारत में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण। 3 जून 1947 को योजना घोषित हुई। मुख्य बिंदु था, देखो भारत का विभाजन होगा, भारत और पाकिस्तान बनेंगे। 15 अगस्त 1947 को दोनों देश स्वतंत्र होंगे। पंजाब और बंगाल का विभाजन, रियासतों और भारत में जुड़ने का विकल्प मिलेगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने योजनाओं को स्वीकार किया। देखो बंटवारे का भयावह परिणाम क्या हुआ, पंजाब, बंगाल, सिंध सांप्रदायिक हिंसा हुई, बलात्कार, लूटपाट, लगभग 10 से 15 लाख लोग मारे गए थे। 1.5 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हो गए थे, उनका घर ही नहीं पता है कि लोगों को पता ही नहीं था कि हम भारत में या पाकिस्तान में। ठीक है, लाखों लोग को सीमा पार करना पड़ा और सीमा पार करने पर ही हमने एक गदर मूवी देखी है जिसमें हम देखते हैं कैसे ट्रेन थी, वो लाशों से भरी हुई ट्रेनें आती थी। गांधी जी पूरे समय शांति की अपील करते रहे, खुद नोआखली और दिल्ली में भूख हड़ताल की। स्वतंत्रता और विभाजन, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र अस्तित्व में आए और जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रस्टी विद डेस्टिनी एट द स्ट्रोक द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम से भारत की शुरुआत करी। गांधी जी नहीं थे दिल्ली में, बल्कि दंगे रोकने के लिए कलकत्ता में उपवास रख रहे थे, उपवास कर रहे। देखो आप सोच सकते हैं कि जब भारत देश, पूरा देश जश्न मना रहा है, वहाँ पर कलकत्ता में एक व्यक्ति जिसने इतना संघर्ष किया है, वो अभी भी वहाँ पर दंगों के खिलाफ उपवास लड़ रहा है। आज़ादी और विभाजन, उत्तरदायित्व और असर। उत्तरदायित्व डिवाइड एंड रूल की नीति, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की कट्टर मांग, कांग्रेस विभाजन को अंतिम विकल्प मान लिया। सांप्रदायिक ताकतें दोनों ओर से असर, आज़ादी तो मिली लेकिन बहुत कड़वे घावों के साथ। कड़वा घाव क्या था कि इतनी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, विस्थापित हुए, पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है, गांधी जी बंटवारे से टूट गए, कहा भारत की आत्मा को बांट दिया गया है। निष्कर्ष में हम कहेंगे कि 1945 से 47 तक की घटनाओं ने भारत को दो रास्तों पर खड़ा कर दिया, एक तरफ आज़ादी की रोशनी, दूसरी तरफ विभाजन की स्याही। यह दौर उत्सव का था और त्रासदी का भी। भारत को स्वतंत्रता मिली लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी। हमने बहुत मेहनत करी है, एक पूरे सिलेबस जो पूरा कंप्लीट करने में 6 महीने का टाइम लगता है एक सेमेस्टर को, हमने उसे लगभग 1 घंटे की वीडियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है। और मैंने देखो फ्री आपको PDF की लिंक दे दी है, आप नीचे से हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। और आपको बस 2 काम करने हैं, पहले तो वीडियो को पूरा देखना है, देखने के बाद वो लिंक से PDF डाउनलोड कर लेनी, उसे पढ़ लेना है और डेट्स को एक बार नज़र मार लेनी है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपके 70 से 80% मार्क्स इस सब्जेक्ट में कोई माई का लाल नहीं है जो रोक के दिखा दे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ऐसे ही किसी और पेपर की वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।